सफल होगी तेरी आराधना। मिस्टर माधव भारद्वाज, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है। ये बात सच है कि ये आपका और दामिनी जी का बच्चा है? इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है। बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। जब मुझे ना उम्मीद ही करना था तो क्यों नहीं मुझे उम्मीद? ऐसे तैसे जी रही थी ना अपनी जिंदगी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेली भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है कि बच्चा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। देखना, जब बच्चा आ जाएगा ना, तब खुद की अनजानी सी डोर तुम्हें उस बच्चे की तरफ खींचेगी। उस बच्चे को देखकर ही तुम्हें अपनापन महसूस होगा। मुझे माफ कर देना दामिनी, मुझे अपने बेटे को पहचानने में देर हो गई। मैंने आपसे कहा था ना साहब जी कि विनायक आपका ही खून है, आपका और दामिनी जी का अंश है ये। विनायक, तुझे तेरे पापा मिल गए, तेरा परिवार मिल गया है। तू अब अनाथ नहीं रहा विनायक, मेरे बच्चे का परिवार पूरा हो गया। चाहकर भी हम इस बच्चे को जन्म लेने से नहीं रोक पाए। माधव से उसके बच्चे का सच नहीं छुपा पाए। इस घर के वारिस को आने से नहीं रोक पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और के बच्चे की बिन ब्याही मां बन जाऊंगी, लेकिन अपने दादू की जान बचाने के लिए ये फैसला लिया था मैंने। सिर्फ इस एक फैसले ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया।
मेरे दादू, मेरा घर। झूठ नहीं बोला था मैंने। दामिनी जी मिली थी मुझसे और कंगन दिया था उन्होंने मुझे, पर वो बदल कैसे गया मुझे सच में नहीं पता। मैंने अपना वादा पूरा किया साहब जी, जो दामिनी जी से किया था। मैंने आपका और दामिनी जी का बच्चा आपको सही सलामत सौंप दिया। अरे इसको उठा के वहां रख जल्दी से। अरे हाथ चलाओ जल्दी, पता नहीं खाते क्या है। क्या हो रहा है ये सब? बड़े मालिक ने आज दोपहर को खास पूजा रखवाई है, सब रिश्तेदार भी आ रहे हैं। महाभोज तैयार करने को कहा है उन्होंने। चल जल्दी रख तू बाबा। अरे वहां क्यों लगा रहा है? क्या आप लोगों को दीदी ने कुछ बताया? खैर अगर नहीं बताया तो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। विनायक की तबीयत अभी बेहतर है और जब मैं अस्पताल में था तो मैंने अपना और विनायक का डीएनए टेस्ट करवाया था। उस टेस्ट की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कि विनायक ही मेरा बेटा है। दामिनी ने सरगेसी का जो प्रोसीजर था वो पूरा करवाया था, तो आराधना ही सरगेसी की कैंडिडेट थी और विनायक मेरा बेटा है। अब जब ये बात सामने आ ही गई तो मैंने सोचा ये बात पब्लिकली सबको पता चलनी चाहिए, इसलिए मैंने घर में एक पूजा रखवाई है और एक छोटी सी पार्टी भी। और आराधना, हाँ आई एम सॉरी, आराधना भारद्वाज ने घर की रसोई में घर के चूल्हे पे सबके लिए आज का खाना बनाया। एंड आई एम श्योर कि वो घर की बड़ी बहू है, इसलिए किसी को भी किसी किस्म की आपत्ति ना हो कि वो अपने घर की रसोई में खाना बना रही हो। प्लीज हैव अ सीट। आराधना की पहली रसोई की जो रस्म है वो पूरी नहीं हुई थी, तो आज हम उसे पूरी करेंगे। ये मैंने का रेखा है जिसे लांघने की हिम्मत तुम कभी भी नहीं करोगे। रुको आराधना, कहाँ जा रही हो? तुम हमारे साथ बैठकर ही खाना खाओगी? ये क्या ऐसी हमारे सर पे खड़ी रहने वाली है? अगर ये हम लोगों के साथ बैठ के नाश्ता करने वाली है तो आज के बाद मैं इस टेबल पर कभी नहीं बैठूंगी। अब तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें पूरा हक है कि हमारे साथ बैठकर तुम खाना खाओगे। अब आर्यन, इफ यू डोंट माइंड, हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। पालक के भजिए मेरे फेवरेट है। तुम ये जगह डिजर्व करती हो।
इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है। अरे मेनिका मैडम हमेशा खड़ी रहती हैं, कोई भी घर में पूजा हो कुछ भी हो वो खड़ी रहकर सबका स्वागत करती है। लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। तो अच्छा है ना, आपने तो यही चाहती थी। चुप कर दो, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। पता नहीं ये छोटी मालकिन भी कहाँ रह गई आज। मेरे तो सारे के सारे सपने धरे के धरे रह गए। अरे वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, समय बदल गया। अरे वो विनायक तो सच में बड़े भैया का बेटा निकला, इस घर का वारिस बन गया। अब मैं कैसे करूंगी इस घर पर राज? दीदू, आपके पास राज करने के लिए घर तो है, मेरा तो घर ही नहीं बसा। वो लड़की, उसको तो जगह मिल गई माधव जी की जिंदगी में, पर मेरा क्या? हाँ, वो कल को आई लड़की सड़क से उठकर हवेली की महारानी बन गई। बात तो तेरी सही है, पर तू ना पहले मेरी बात सुन। देख, मुझे ना लगता है कि चीची को ना ये सब पहले से पता था। अरे तभी तो वो उस आराधना और उसके बच्चे को घर से निकालने के पीछे लगी हुई थी। वो कंगन वाली बात भी सच थी। कहीं चीची ने ही तो वो कंगन नहीं बदला था। दीदू, अब इस सच झूठ के खेल से ना मुझे कोई मतलब है और ना ही कोई फायदा। मैं तो जा रही हूँ इस घर से बस। हाँ, तुझे चले जाना चाहिए। क्या? बैग। ये सब क्या है चंदा दीदी? ये सब बड़े मालिक ने आपके लिए भेजा है। मेरे लिए? इतने सारे सामान का मैं क्या करूंगी? इन सब से आप सजना संवरना। बड़े मालिक ने खास आपके लिए बड़ी बड़ी दुकानों से मंगवाया है ये सब। फिर ये इतनी सारी साड़ियाँ, गहने, ये सब मेरे किस काम की होंगी? कुछ चीजें सिर्फ जरूरत के लिए नहीं होती, कभी कभी अपने मन की खुशी के लिए, मन के तसल्ली के लिए भी चीजें होनी चाहिए। रखो ये सब, मना मत करो। वैसे भी हर लड़की के नसीब में सपना पूरा होना नहीं लिखा होता। आपका सपना पूरा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। इस दिन के लिए आपने क्या क्या सहा है, इन खुशियों पे हक बनता है आपका। सब ठीक है? चंदा, एक काम करो, आराधना का सारा सामान जो भी स्टोर रूम में है उसे समेट कर यहाँ ले आओ। बाकी का सामान मैं बाद में लाके रख दूंगी। चलो। क्या हुआ? ये बात हजम नहीं हो रही तुम्हें? लेकिन ये भी करना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे विनायक को यहाँ लाने के लिए जो भी तुमने सहा है, जो कुछ भी तुमने किया, उसके लिए हमेशा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा आराधना। देखो, अब मैं ये नहीं जानता कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। कादम्बरी का बदला पूरा करना चाहती थी या एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी? नहीं सर। जो कुछ भी है वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुमने मेरी बीवी दामिनी का जो सपना पूरा किया है वो बात में लिया है। मैं मरते दम तक दामिनी ने हमेशा यही सपना देखा था। उसकी यही उम्मीद थी कि हमारा एक बच्चा, इसका नाम वो बहुत प्यार से रखे, उसे बहुत प्यार करे, और तुमने उसका सपना पूरा किया। एंड आई एम श्योर के विनायक को इस घर में देखकर दामिनी की आत्मा को शांति जरूर मिल रही होगी। तो आज से इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। मेरी पत्नी होने का दर्जा भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा। क्या है ना आराधना कि मैं सिर्फ दामिनी से प्यार करता हूँ और उसी से प्यार करता रहूंगा।
और दामिनी की जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। तुम्हारी मांग में ये जो सिंदूर है ना, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, और ना ही तुम मायने रखती हो। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकूंगा। साथ चलते हैं, आओ। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कम समय पे यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। देखिए, आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि मैं और दामिनी मुंबई गए थे सरोगेसी कंप्लीट करने के लिए हमारी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया था। ये बाद में जाके पता चला कि मेरी और दामिनी का जो सरोगेसी का ट्रीटमेंट था वो तो पूरा हो गया है, और हमारा बच्चा भी है। वो अच्छा कोई और नहीं, विनायक है, विनायक भारद्वाज। मेरे और दामिनी का बेटा। भारद्वाज परिवार का चिराग, हमारा वारिस। और हमारे बेटे को हम तक पहुंचाने का काम जिसने किया है, आराधना है। मैं ये भी जानता हूं कि कई सवाल हैं आप लोगों के पास आराधना को लेकर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो सरासर गलत है। आराधना विनायक की सरोगेट मदर नहीं, बल्कि विनायक की यशोदा मां है, और ये गंगा जितनी पवित्र है, बल्कि हमारे लिए तो ये देवी की तरह है, क्योंकि इसने मेरे और दामिनी का सपना पूरा किया है। हमारे बच्चे की परवरिश अकेले की है, खुद भूखी रही है, लेकिन इसका पेट भरा है। और आज मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं। ओम सोमाय स्वाहा। आज से इस बच्चे का नाम विनायक भारद्वाज। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। एक रस्म अभी भी बाकी है पंडित जी। कौन सी रस्म? उस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश पूरा नहीं हुआ था ना, तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा। ये दिख रही हो,
ये दामिनी के हाथों के निशान है, और दामिनी हमेशा मेरी पहली पत्नी और इस घर की सबसे अहम सदस्य रहेगी। और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए, इस घर की दीवार पर, हमेशा हमेशा के लिए। आराधना, ये मेरी मौसी जी हैं, मौसा जी हैं, इन्हें तो तुम मिल ही चुकी हैं। नमस्ते। ये शुक्ला जी, हमारे बिजनेस पार्टनर, बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर, इनकी वाइफ। एमडी, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एमडी, मैं हूं आपकी दामिनी। आप कब से मुझे ढूंढ रहे होंगे ना? मैं वापस आ गई। क्या भाग रही हो तुम? कौन हो तुम? दीदी, मैं दामिनी। तुम दामिनी कैसे हो सकती हो? हाँ एग्जैक्टली, जेठानी जी तो एक साल पहले ही मर चुकी है ना। बड़े भैया ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है? मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, यही हूं आप सबके साथ, आप सबके बीच। दामिनी जी, एक सेकंड, मैं बात करता हूं। जी, क्या ये माधव दास भारद्वाज जी का घर है? जी कहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं। ये उनकी वाइफ दामिनी ही है। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी, और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अपने पति का नाम और शहर का नाम याद आने लगा। तब हमने इंटरनेट पर पूरी इंक्वायरी करी तो पता चला कि यहाँ का एड्रेस है, तो हम लेके आ गए इनको। ऐसे कैसे हो सकता है? माधव ने खुद दामिनी का अंतिम संस्कार किया था। एमडी, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? आप पास आइए ना। मैं हूं आपकी दामिनी।
और कोई माने या ना माने, आपको तो पता है ना कि मैं आपकी दामिनी हूँ। आप तो मुझे नहीं भूले ना। पहचानते हैं ना मुझे? इस एहसास को, इस टच को भूले तो नहीं ना? अपनी दामिनी को तो नहीं भूले? ये लड़की कौन है? चुप क्यों है एमडी? बताइए ना, ये लड़की कौन है और इसके हाथ में किसका बच्चा है? अगर आप दामिनी जी हैं तो आप मुझे कैसे नहीं जानती? बिल्कुल सही, सही तो बोल रही है वो। बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तो फिर आज तुम इसे क्यों नहीं पहचान रही हो? दीदी, आपके सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं दामिनी हूँ और मैं इस लड़की को नहीं जानती। ये आज घर में किस चीज का फंक्शन है? आज ना तो कोई खास डेट है, ना कोई फेस्टिवल, तो फिर ये रिश्तेदार, पूजा, ये पार्टी किस लिए? दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? चुप! कौन दीदी? कहाँ की दीदी? तुम हो कौन? तुम दामिनी तो हो नहीं। जो भी हो ये, लेकिन आपने पानी क्यों फेंका इसमें दीदी? वो इसलिए माधव, क्योंकि हमें पता है कि ये दामिनी नहीं है। दामिनी को गए 1 साल हो गया है और मरे हुए लोग लौटकर कभी नहीं आते। ये एक फेक और धोखेबाज लड़की है। किसी पर हम क्या भरोसा करें? हमारे घर की कहानी तो बाहर लोगों के बीच आ गई है। तुम्हारी भावनाओं को, हमारे घर के हालातों का गलत फायदा उठाने वाले, हमें ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो एक ही झटके में हम ये कैसे मान ले कि ये लड़की दामिनी है? अरे कोई भी लड़की मुंह उठाकर इस घर के अंदर आएगी और ये कहेगी कि वो दामिनी है, तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? अगर ये दामिनी है तो इसे साबित करना होगा। माधव, तुम्हारी आंखों में आंसू? हमारे भाई, वो भाई जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को बिना पलक झपके ही यूं झेल लेता था, आज दामिनी जैसी दिखने वाली इस लड़की के लिए तुम आंसू बहा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें माधव? अरे हमारी बातों पर तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो कि ये दामिनी नहीं है? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में हम साबित कर देंगे कि ये लड़की दामिनी नहीं है। दामिनी के हाथ में जलने का निशान था, वैसे तुम्हारे हाथ में भी है। दीदी, आप क्या कर रही है? दर्द हो रहा है। नकली है तो ये निशान मिट जाएगा। स्टॉप इट दीदी।
अगर आप गलत हुई तो? हम गलत नहीं है माधव। तुम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दामिनी से प्यार करते हो। कभी हमारे नजरिए से भी देखा करो। ये वक्त और ये दुनिया तुम्हारे जैसे भावुक लोगों के लिए नहीं है। अपनी आंखें खोलो, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो और देखो ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ये दामिनी जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया है। इस निशान की सच्चाई का सबूत लीजिए। देख लिया? अरे हाँ, ये निशान तो असली है। एग्जैक्टली। और मैं भी सच में दामिनी हूं। पर आप मुझ पर शक कर कर हमारे इतने सालों के रिश्ते पर उंगली उठा रही हैं। आप यही साबित करना चाहती हैं ना कि मैं सच में दामिनी हूं या नहीं? तो आपके हर शक का सबूत है मेरे पास। आपके हर सवाल का जवाब है। आपसे इस घर में सब डरते हैं। कोई आंखें उठाकर भी नहीं देख सकता आपके सामने। पर क्या सबको पता है कि आपको डिस्ग्राफिया यानी राइटिंग डिसेबिलिटी है? आप जो सोचती हैं आप लिख नहीं पाती, इसीलिए आप स्लो राइटिंग करती हैं। स्कूल में भी एग्जाम्स में आप छूट जाती थी क्योंकि आप धीरे लिखती थी। 12th स्टैंडर्ड में 2 सब्जेक्ट्स फेल किए ना आपने इसी की वजह से। आप आज भी मैसेज लिखने के बजाय फोन पर वॉइस मैसेज भेजना ज्यादा प्रेफर करती है। ये बात तो माधव को भी नहीं पता। और एमडी, आपको याद है कि 2 साल पहले जब मंदिर में सांप आया था और किशन को डसने ही वाला था, तो वो वहां क्यों आया था? क्योंकि हमने मंदिर के पीछे चुपके से रात की रानी के फूल लगाए थे, क्योंकि हमें उसकी स्मेल बहुत पसंद थी। उस दिन तो हमने किशन को बचा लिया, पर हमने किसी को पता नहीं लगने दिया कि वहां रात की रानी के फूल हमने लगाए थे। और मेरा गृह प्रवेश, मेरे टेढ़े हाथों का निशान याद है सबको? याद है दीदी, आपने मुझे कितना डांटा था क्योंकि मेरे हाथों के निशान टेढ़े पड़ गए थे। पर क्या आप जानती है कि वो हाथों के निशान टेढ़े क्यों थे? क्योंकि जब मैं वो निशान बना रही थी तो एमडी ने मुझे पीछे से पीठ पर पिंच किया, जिसकी वजह से मेरे हाथ हिल गए और वो निशान टेढ़ा हो गया। वो टेढ़ा निशान आज भी दीवार पर है, आप सब जाकर देख सकते हैं। हाँ, निशान तो टेढ़ा है। माधव, क्या तुमने ऐसा किया था? और वो आंगन वाली रंगोली जो मैंने अपनी पहली नवरात्रे पर बनाई थी, उसके पेंट के निशान आज भी आंगन की पीछे वाली दीवार पर लगे हैं। माधव, ये हो क्या रहा है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये सब कुछ जानती है और अगर यही दामिनी है, तो फिर वो कौन थी जिसका अंतिम संस्कार तुमने किया था? हाँ दीदी, हमने तो अंतिम संस्कार किया था। अब वो दामिनी भाभी नहीं थी तो और कौन थी? मैं नहीं जानती वो कौन थी, नहीं जानती किसका अंतिम संस्कार किया आप लोगों ने। हो सकता है कि वो मेरी शक्ल की कोई हो, या मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं दामिनी हूँ और मैं यहाँ हूँ। देखिए, आप लोग इनकी बात को समझने की कोशिश करिए। ये जो भी कह रही हैं सच कह रही हैं। ये आपके घर की ही सदस्य हैं। जब हमें ये मिली थी तो हमने पता किया था कि 20 अक्टूबर को जो एक्सीडेंट मुंबई में हुआ था वो इनका ही हुआ था। और ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये वही हैं। इन्हें अभी PTSD है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत कुछ याद नहीं है। दामिनी,
तुम्हें सब कुछ याद है, हमारे बिताए हुए पल याद है, फिर तुम आराधना को पहचान क्यों नहीं पा रही हो? नहीं पता मुझे एमडी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस लड़की को नहीं पहचानती। मैंने कहा ना नहीं जानती उसे। मैं जानती भी नहीं हूँ कि मैं इससे कब मिली हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मैं दामिनी हूँ। और आप सबके सवालों के जवाब दे चुकी हूँ ना मैं, फिर भी मुझ पर यकीन नहीं हो रहा आपको। क्यों मुझसे इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं? मैं कह चुकी हूँ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। दामिनी, दामिनी, पानी 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 लेकर आओ। दामिनी, डॉक्टर, देखिए ना डॉक्टर क्या हुआ है। देखिए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है इनको, जिसकी वजह से ऐसे हालात हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए कि टेंशन ना दे उनको। माधव जी, एक बात बताइए, दामिनी जी इस लड़की से कब मिली थी? 1 साल पहले इनके एक्सीडेंट वाले दिन मिली थी मुझे। इसका मतलब ये है कि इन्हें पिछले 1-2 साल की बातें याद नहीं है। अभी भी इनकी याददाश्त पूरी तरह से वापस नहीं आई है। इन्हें पार्शियल एमनीशिया हुआ है, और इनको ज्यादा स्ट्रेस दिया ना तो इनकी शायद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। भैया, हमें जो बॉडी मिली थी वो आधी जली हुई थी। खाई में गिरने की वजह से उसका आधा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने दामिनी भाभी समझ के किसी और को जला दिया? किशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दामिनी थी और ये दामिनी नहीं है। दीदी, अब इस बात पे तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये दामिनी नहीं है, क्योंकि जो भी बातें इसने कही ये सिर्फ मेरे और दामिनी के बीच की बातें थी। आपके भी कुछ राज जो आपने मुझसे शेयर नहीं किए, ये इसे पता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, जो कुछ भी है, फिलहाल हम दामिनी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। डॉक्टर ने भी कहा है ना, इसे स्ट्रेस नहीं दे सकते हम, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो प्लीज चुप हो जाइए, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। आप लोग अपने पर्सनल डॉक्टर्स और न्यूरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर लीजिए। इनकी इस वक्त मानसिक स्थिति बहुत खराब है। अच्छा यही होगा कि आप लोग इनकी इस परेशानी को समझें और इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि इस वक्त इनके लिए कोई भी सदमा जानलेवा हो सकता है। सुनिए माधव जी, अब आपको ही इनका ख्याल रखना है। थैंक यू। हमें आंखें खोलो। माधव, आप मुझे हमारे कमरे में ले जाएंगे? मुझे आराम करना। ठीक है, आओ, आराम से, आराम से। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं ही दामिनी हूँ। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन कोई और सवाल है या कोई और परीक्षाएं लेनी है तो ले लीजिए, मैं देने के लिए तैयार। चलो। हमारा कमरा तो वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला। वैसे एमडी, वो लड़की कौन है
और वो यहाँ क्या कर रही है? मेरा मतलब है वो इतनी अच्छी तरह से तैयार भी हुई थी, बच्चे के माथे पर तिलक भी लगा हुआ था, लेकिन वो इस घर में, हम उनका फंक्शन यहाँ क्यों कर रहे हैं? दामिनी, ये सारी बातें छोड़ो ना। तुम थक गई होगी और डॉक्टर ने क्या कहा है, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। तो तुम एक काम करो, पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, आराम कर लो, फिर ये सारी बातें करते हैं ना। एक्चुअली मैं काम करता हूँ, मैं जलेबी से बात करके तुम्हारी फेवरेट करी चावल बनवाता हूँ। एमडी, ये किसकी साड़ी है? ये मैं तो ऐसी साड़ियां पहनती नहीं। और ये कलर्स मैंने तो कभी ऐसे कलर्स नहीं पहने। और ये इतने छोटे ब्लाउज किसके हैं ये? ना साइज मेरा है ना मेरी साड़ी से मैच करते हैं। किसके हैं ये? मैं सिर्फ बनारसी, तंचोई, कॉटन की साड़ीज पहनती हूँ, उनमें से एक भी यहाँ पर नहीं है। कुछ प्रिंटेड साड़ीज भी थी, वो कहाँ गई? ये गहने किसके हैं? ये मेरे तो नहीं है। मैं ये सब पहनती नहीं हूँ। मैं सिर्फ कुंदन पहनती हूँ। ये सिंदूर, सिंदूर, साड़ियां, गहने, ये एमडी, कहीं तुमने शादी तो नहीं कर ली? ये नहीं हो सकता। दामिनी, दामिनी कहाँ जा रही हो तुम? दामिनी, दामिनी क्या कर रही हो? दूर हटो वहां से। जवाब दो माधव, तुमने शादी की है या नहीं? दामिनी मेरी बात सुन। तुम ऐसे जवाब नहीं दोगे ना? दामिनी, दामिनी रुक जाओ एमडी, वरना मैं कूद जाऊंगी। अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। जिद मत करो, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। बस नीचे आ जाओ प्लीज। कैसे कर सकते हैं आप ये? हमारे इतने सालों का रिश्ता एक पल में भुला दिया आपने। मुझे गए 1 साल भी नहीं हुआ और आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। क्या यही अहमियत थी मेरी आपकी जिंदगी में? यही था आपका अटूट प्यार? बताइए एमडी, कौन है वो? किससे शादी की है आपने? ये जेठानी जी की आवाज है ना? पता नहीं क्या हो रहा है। अब क्या नहीं मुसीबत है इस घर में। किशन, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही है अंदर से। हे भगवान, अब क्या नया नाटक है? दामिनी, दामिनी रुको, मैं सब बताऊंगा। तुम नीचे तो उतरो प्लीज। हे भगवान, ये कर क्या रही है? माधव, रोको इसे। नहीं एमडी, आप मेरे पास मत आइए, वरना मैं अभी यहाँ से कूद जाऊंगी। कोई नहीं आएगा आपके पास, प्लीज आप हिलिए मत। बताइए एमडी, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो आपके साथ खड़ी थी, जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? बताइए एमडी।
अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रुकिए। प्लीज जिद मत करो, नीचे आ जाओ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने उस लड़की से शादी की? बोलिए एमडी, आपने शादी की या नहीं? बताना होगा एमडी, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ बस। मैं एक नौकरानी हूँ। ये मेरा बच्चा है। मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे और पिछले 1 साल से मैं इसी घर में काम कर रही हूँ। यहाँ घर वाले मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से रखते हैं, इसीलिए आज उन्होंने मेरे बच्चे का नामकरण भी करवाया। बस इतनी सी ही बात है, इसलिए आप कुछ गलत मत समझिए। तो फिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं? क्योंकि आप ही मुझे इस घर में लाई थी और ये इज्जत और ये मान सम्मान ये आपने ही मुझे दिलवाया है। क्या ये सच है एमडी? प्लीज, अब बहुत हो गया, नीचे आओ। प्लीज। माधव, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर जाऊंगी। तुम चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये सच में दामिनी है? क्या दामिनी लौट आई है? कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं। नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि बालकनी में थोड़ा वक्त गुजारूं। मेरे वापस आने से खुश नहीं है आप? ऐसा नहीं है दामिनी, तुम्हारे वापस आने से मैं कितना खुश हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये साल मेरे लिए कैसे गुजरा है। ये लो, आ गई महारानी। बहुत शौक था ना बड़े घर की मालकिन बनने का, लेकिन किस्मत देखो, इसे इसकी औकात पर ही ले आई। अरे कितने भी बड़े बड़े ख्वाब देख लो, परपंच कर लो, लेकिन एक नौकरानी नौकरानी ही रहती है। बस भी करो जलेबी दीदी। एक तो ऐसे ही बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ है, ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। एक पल में ही उसके लिए शादी के मायने बदल गए, सारे रिश्ते बदल गए, सब कुछ बदल गया। आप उदास मत होइए। आपने बड़ी मालकिन के लिए जो अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है वो सच में काबिले तारीफ है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बड़ा फर्ज। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप खुशी नहीं है मेरे वापस आने से। कुछ अलग से लग रहा है। ऐसा नहीं, बस थोड़ा प्रोसेस होने को टाइम लग रहा है। कितना कुछ बदल गया है इससे यार, 1 साल में।
तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट सा गया था तभी, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फिर तुम्हारे यूं अचानक वापस आ जाना इस तरह ऑनेस्टली थोड़ा शॉकिंग है। मैं समझ सकती हूँ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ, अब आप परेशान मत होना। तो आज से इस घर की बड़ी बहू को जितने भी हक मिलते हैं वो सारे हक तुम्हें मिलेंगे। जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? मैं एक नौकरानी। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई क्या, या आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपकी बीवी दामिनी हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, दिन भी काफी लंबा था और अब तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है, वो ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। ये सब के लिए तुम पूरी जिंदगी है हमारे पास। मैं इधर ही हूँ, तुम आराम करो आज। जिसके हाथ में बच्चा था और आपने क्या उससे शादी की है आपने? बताइए एमडी। मैं एक नौकरानी। किस्मत ने अजीब से दो राहें पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। आज तक सिर्फ एक ही चाहत थी मेरी, दामिनी। उसे एक बार वापस देखने के लिए मैं अपनी जान दे सकता था, और आज वो मुझे मिली, पर इन हालत में मैं ऐसे चक्रव्यूह में मैं फंस गया हूँ कि ना मैं आराधना के साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ और ना दामिनी का सच बता पा रहा हूँ। एक झटके में 3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। क्योंकि इनकी इस वक्त मानसिक स्थिति बहुत खराब है और इनको ज्यादा स्ट्रेस दिया ना तो इनकी शायद तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। और मेरा बेटा इतनी मुश्किलों से वो मेरे पास आया था, मैंने उसे अपना नाम दिया, पर फिर भी उसे उसकी जगह नहीं दे पाया, उसे घर से बाहर करना पड़ा। आराधना, साहब जी, आप इतनी रात को यहाँ? विनायक की रोने की आवाज सुनी तो बुरहा नहीं गया मुझसे। हाँ, वो मैं बहुत देर से इसे चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। देखो आराधना, आज जो कुछ भी हुआ, कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, क्योंकि सब कुछ इतनी अचानक हो गया। मैं क्या कहता क्या करता कुछ समझ नहीं आया मुझे। और दामिनी का यूं अचानक इस तरह, मतलब हमारी जिंदगी में वापस। मैं जानता हूं कि आज ही मैंने तुम्हें कहा था कि आज से तुम्हें वो सारे हक मिलेंगे जो मेरी पत्नी को मिले थे, इस घर के बहू होने के नाते मिलने चाहिए। और अचानक दामिनी के आने से ऐसा कुछ नहीं रहा। तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूं। और तुम्हें साहब जी, आपको कुछ भी बोलने की या कोई भी सफाई देने की कोई भी जरूरत नहीं है। दामिनी जी आपकी पत्नी है और आपने जो कुछ भी किया है सिर्फ उनके लिए किया है, इसलिए आप ऐसे शर्मिंदा मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप कभी भी जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत या कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, इसलिए आप ऐसे परेशान मत होइए। और रही बात मेरी, तो मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एमडी, एमडी कहाँ चले गए? एमडी,
यहाँ भी नहीं है। ये गहने इस घर की बहू के लिए थे। इन पर मेरा कोई हक नहीं है, तो आप इन्हें ले लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे हक के, तुम्हें मिले, तुम इसे अपने पास रखो। नहीं साहब जी, इतने कीमती गहने एक नौकर को शोभा नहीं देंगे, इसलिए इन्हें आप ही रख लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? एमडी, आप ये सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर इस नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आज जो इसने तुम्हारे लिए किया उसके लिए थैंक यू कह रहा था, बस और कुछ नहीं। थैंक यू तो आप सुबह भी बोल सकते थे, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? तुमने सवाल क्यों कर रही हो? मतलब मुझे बाहर मिल गई तो मैं सोचा मैं थैंक यू कह देता हूँ। वैसे मुझे भी थैंक यू बोलना था तुम्हें। वो तुमने अपनी नौकरानी का सच बताकर मेरा शक दूर कर दिया। बच्चा बहुत प्यारा है तुम्हारा। क्या नाम है इसका? विनायक। चले एमडी? चल। वैसे आप पहले तो कभी सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ नहीं जाते थे, तो फिर आज कैसे? देखिए, आइंदा आप वहां पर मत जाना। मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वहां जाएं और नौकरों से बात करें। दानी तो ऐसी बात नहीं है, बच्चा रो रहा था तो इसलिए मैंने सोच। लगता है इस घर में कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं जिंदा हूँ। शायद मेरे बिना इस घर में सब ज्यादा खुश थे, इसीलिए तो ये फूलों की माला नहीं हटाई मेरी तस्वीर से अभी तक। कोई बात नहीं, मैं निकाल देता हूँ। रहने दीजिए। कल नौकरों से कहकर निकलवा देंगे। वो है ना नई नौकरानी आराधना, उससे कह देंगे। वैसे भी ये नौकरों का काम है, आपका नहीं। चलिए। चल। आराधना, 1 मिनट इधर आना, मेरी हेल्प कर दो। चंदा, एक काम करो, आराधना का सारा सामान जो भी स्टोर रूम में है उसे समेट कर यहाँ ले आओ। क्या सोच रही हो? वैसे मेरा ये नया लुक कैसा लगा? मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, तो एक नए अंदाज से करना चाहिए। सर, मुझे याद दिलाना तो, तुम यहाँ कब आई थी? एक्सीडेंट के दौरान की तो मुझे कुछ भी चीजें याद नहीं है। आपके एक्सीडेंट के कुछ टाइम पहले ही तो आई थी मैं यहाँ पर, तब भी आप मुझे उतनी ही प्यार से मिली थी, और आज भी कुछ नहीं बदला है आप में। आज भी आप उतनी ही अच्छी हैं जितनी की पहले थी, और मैं सच कहूँ तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। एमडी, कैसी लग रही हूँ मैं? न्यू लुक। ब्यूटीफुल एज ऑलवेज।
एमडी, आई एम सॉरी, वो कल मैं बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव हो गई थी। पर कल जैसे तुम उस बच्चे को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बाप अपने बेटे को देख रहा है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जलेबी, आज सिर्फ बड़े साहब की मनपसंद चीजें बनेंगी। और हाँ, उनकी मनपसंद जलेबी ना मैं खुद बनाऊंगी। जी बड़ी मालकिन। ये साबूदाना की खिचड़ी किसने बनवाई? अरे, कड़ी पत्ता। साबूदाने की खिचड़ी में कड़ी पत्ता कौन डालता है? वो ही तो बड़ी मालकिन, मैं भी बोल रही थी, कड़ी पत्ता कौन डालता है? हाँ, लेकिन वो जो नई लड़की आई है ना, नौकरानी नई, उसने बनाई है अपने बम्बई स्टाइल में। ये इस घर में खाना या तो महाराज जी बनाते हैं या मैं। ये नौकर कब से रसोई में हाथ लगाने लग गए? मेरे जाते ही इस घर के रिवाज बदल गए क्या? अब मैं आ गई हूं ना, तो वही होगा जो पहले होता था। नहीं बड़ी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ दिनों से महाराज जी की तबीयत खराब थी, इसलिए ये दीदी खाना बना रही थी। साफ कर देना। बड़े साहब की पसंद का खाना बनवा कर भिजवाइए। जी। किशन, एक काम करो, केबल टीवी ना निकलवा दो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं ना आज से टीवी सीरियल देखना बंद करने वाली। थैंक यू जी, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। कम से कम अब मेरी लाइफ में थोड़ी शांति तो आएगी। शांति? ओह रियली? यस। अरे हमारा घर किसी एंटरटेनमेंट से कम है क्या? कितना शोर है यहाँ पर, इसीलिए टीवी बंद करवा रही हूँ। वैसे भी हमारे घर में हर रोज नई नई फिल्में देखने के लिए जो मिल रही हैं, और फिलहाल जो फिल्म चल रही है उसका नाम है एक फूल दो माली। सॉरी, एक माली दो फूल। हिचकिचाओ मत, प्लीज कम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाकी नौकरों के साथ बैठो। गो। बड़ी अजीब बात है, इससे पहले तो बड़ी मालकिन ने हम सब के साथ कभी मालकियों जैसा बर्ताव नहीं किया, कभी हमें नौकर भी नहीं कहा, तो आज ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो अजीब है जलेबी दीदी। पता नहीं। विनायक! विनायक! पागल हो गई हो तुम? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? बच्चे की फिक्र है कि नहीं है तुम्हें?
देखने दो उसको, कुछ लगे। थैंक यू सो मच। मैंने आपको इतनी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया और आप आ गए। बहुत सुना है आपकी एजेंसी के बारे में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी थैंक यू। माधवदास जी ने हमारी कंपनी के लिए इतना कुछ किया है, इतना डोनेशन दिया है, तो उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। ये देखिए एल्बम्स, इसमें सबकी फोटोज हैं, आप देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ओके, मैं फोन करता हूँ। दामिनी ये क्या हो रहा है? एमडी ये क्या है? देखो, ये फोटोज और ये फॉर्म, ये क्या हो रहा है? ये किसकी फोटोज है? एमडी हम ना बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं। माँ होने की कमी बहुत महसूस होती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप भी ना दिल से बाप बनने के लिए रेडी हैं। इसीलिए बच्चे के आने से हमारी विश भी पूरी हो जाएगी और हमारी फैमिली भी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। बच्चा अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात छोड़ दो। क्यों? क्यों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते? बिना बच्चे को अडॉप्ट किए आप बाप नहीं बन सकते। मैं आपको बच्चा दे नहीं सकती, और हम पूरी जिंदगी बिना बच्चे के रह नहीं सकते, तो हमें बच्चा अडॉप्ट करना होगा ना। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है दामिनी? बात सुनो मेरी। अभी अभी तुम आई हो, पूरी तरह ठीक भी नहीं हो, बीमार हो, ठीक है? ये क्या करने की जरूरत है, क्यों करने की जरूरत है? और मैंने कभी तुम्हें कहा है, कभी ये एहसास दिलवाया कि तुम मां नहीं बन सकती? तो ये सब करने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, इसके बारे में अभी बात नहीं करते। प्लीज तुम रिलैक्स करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, ठीक है? देखिए सर, हमको कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं करना, प्लीज आप ये लीजिए और निकलिए। थैंक यू। हेमरी, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है एक औरत की जिंदगी में मां बनना कितना जरूरी होता है? उसकी जिंदगी उसका वजूद होता है वो, और अगर वो उसकी जिंदगी से चला जाए ना, छिन जाए, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं इतनी बेसब्र हूँ माँ बनने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कमी की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आए। बाप तो आप बनना चाहते हैं, ये मैं जानती, पर बाहर से बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको इस नौकरानी के बच्चे से लगाव हो गया है। दामिनी, इसीलिए उस लड़की से बात कर रहे थे ना? इस बच्चे के करीब आ गए हैं आप, और उसकी वजह से लड़की के करीब। चुप हो जाओ। और आपको पता है, आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये लड़की भी आपके नजदीक आ रही है। दामिनी क्या बोल? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। दामिनी चुप हो जाओ। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी। कोई गैर बच्चा हमारे रिश्ते के बीच में दरार नहीं डाल सकता। दामिनी तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। बस शांत हो जाओ। नहीं, मैं शांत नहीं होंगी, मैंने कह दिया ना, बस बात खत्म। दामिनी, तुम माधव की बात सुन तो लो। दीदी मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे जेठानी जी, एक बार सुन तो लीजिए, बड़े भैया क्या बोल रहे हैं। मैंने कह दिया ना, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, ना ये औरत, ना इसका बच्चा।
दामिनी, दामिनी जी क्या कर रही हैं? मेरे पास मत आना, मेरा बच्चा, दूर रहो मुझसे। मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, ऐसे मत कीजिए प्लीज। वो डर रहा है, आप देखिए। दामिनी जी आप ये क्या कर रही है? मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। दामिनी ये क्या पागलपन है? दामिनी जी मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चे को मुझे दे दीजिए, मेरा विनायक। कोई भी मेरे पास मत आना। मेरी बात सुनिए, मैं बात कर ऐसा रहा हूँ मत ना। करिए विनायक के साथ में प्लीज। वो डर रहा है, मुझे दे दीजिए ना। नीचे उतरो, बच्चा इधर दो। नहीं, नहीं दूंगी। ये क्या पागलपन है दामिनी? इस घर में ना ये बच्चा रहेगा, ना इसकी माँ। पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप कुछ भी नहीं बदलेंगे। देखो देखो दामिनी, दामिनी, दामिनी मेरी बात सुनो। आप मुझसे वैसा ही प्यार करते हैं जैसा पहले करते थे। ये बच्चा हम दोनों के बीच नहीं आएगा। दामिनी प्लीज शांत हो जाओ। मैं वादा करता हूं, दूर मत जाओ, रुक जाओ। विनायक किसी और का बच्चा नहीं, बल्कि तुम्हारा और मेरा बेटा है। जेठानी जी प्लीज शांत हो जाइए ना। लीजिए पानी पीजिए। लो चंदा। वो ये हमारा बच्चा, मेरा और तुम्हारा। हाँ दामिनी, विनायक हमारा बच्चा है और सरोगेसी के लिए हम मुंबई गए थे तुम्हारे कहने पर। और इतना ही नहीं, तुमने ही आराधना को सिलेक्ट किया था सरोगेसी कैंडिडेट के तौर पर। ये कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि सरोगेट मदर है विनायक की। इसने विनायक को जन्म दिया। 1 साल तक आराधना ने ही विनायक को पाला है। आराधना, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया है, देखभाल की। ये मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सॉरी, आई एम सॉरी। अब मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। एमी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। अंदर चले, अपने बच्चे को अपना कमरा दिखाते हैं। ये बच्चा हम दोनों के बीच नहीं आएगा।
मेरे पास पता मेरा बच्चा दूर रहो मुझसे। ये तो विनायक की रोने की आवाज है। बस बच्चा। अच्छा। मैं जाकर देख कर आती हूँ। मेरे बच्चे को जन्म दिया, उसे पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एंडी, अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। बच्चा बहुत रो रहा है, मुझे दो जरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मेरे साथ चलो। आप इसके साथ रहते हैं ना, इसलिए इसे आपकी आदत हो गई है। मैं तो अभी अभी आई हूं, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहा है। थोड़ा सा खा ले। पता नहीं विनायक ने अब तक कुछ खाया है भी या नहीं। दामिनी, विनायक रो क्यों रहा है? सब ठीक है? देखिए ना, कब से इसे बेबी फूड खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, खा ही नहीं रहा है। इसे ना गाय का पतला दूध बहुत पसंद है और दाल का पानी भी। और वो जो बच्चों का बाहर वाला पाउडर आता है ना, वो आप इसे बिल्कुल मत दीजिएगा। दामिनी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर बच्चे की जरूरत अलग हो, उसकी चॉइसेस अलग हो। शायद विनायक को बेबी फूड पसंद ना हो। साहब जी को याद है ये सब? अरे शांत हो जा विनायक। तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे कैसे पता मतलब? दामिनी, शिवानी और आर्यन की सारी चॉइसेस मुझे पता है। बचपन से तो पाला है ना हमने। और शिवानी को नमकीन पसंद है और आर्यन को मीठा। तो हो सकता है कि विनायक को बेबी फूड ना पसंद हो, कुछ और पसंद हो। आपको कुछ और खाना है विनायक? दामिनी, मुझे लगता है कि कम से कम हमें आराधना को पूछ लेना चाहिए कि शायद उसे पता हो कि विनायक को क्या पसंद है, 1 साल से जो उसकी परवरिश की है। मैं आराधना को बुलाता हूं। आराधना, 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 देखो ना विनायक कितना रो रहा है और सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं। क्या खाता है ये?
मैं इसे पिसा हुआ चावल दूध में मिलाकर उसे उबाल कर देती हूँ और थोड़ा गुड़ और इलायची भी मिलाकर देती हूँ उसमें। अच्छा ओके 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 अच्छा सब ठीक है सब ठीक। शांत करो, कोई बात नहीं ठीक है। देखो ना कुछ उसके खिला दो ना प्लीज। इट्स ओके दामिनी, विनायक अभी मिला है ना तुमसे, तो शायद एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा ऐसे। हाँ, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे को चुप कराने के लिए। आराधना, आराधना, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं मैं आराधना, सच में समझ सकता हूं। विनायक का इस तरह तुमसे दूर हो जाना और दामिनी का विनायक को तुमसे ना मिलने देना आसान नहीं है। तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें, आखिरकार विनायक को तुमने ही तो कोख में पाला है, सब समझ सकता हूं। देखो आराधना, दामिनी को बरसों बाद ऐसी खुशी मिली है, इसलिए शायद वो विनायक को लेकर थोड़ी पोसेसिव है बस। लेकिन जैसे तुम दामिनी को सपोर्ट कर रही हो, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। आई एम रियली थैंकफुल। मैं समझ सकती हूँ दामिनी जी की हालत, क्योंकि एक माँ हमेशा अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखना चाहती है। तराजू यहाँ पर कौन लेकर आया? हम। आराधना, इस तराजू पर बैठो। क्या हुआ है दामिनी जी? अरे बैठो ना। लेकिन ये सब है क्या? एक सरप्राइज है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बैठो। सोच क्या रही हो, बैठो ना। बोला था ना, इस घर में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। सोच रही हूँ बाहर से टिकट रखकर लोगों को बुलाना शुरू कर देती हूँ, इनकम भी हो जाएगी, है ना? कभी भी कुछ भी बोलती हो यार तुम। दामिनी, ये तुम क्या कर रही हो? अरे दीदी, इसे इसकी सर्विस के पैसे दे रही हो? इतना बड़ा काम किया इसने। 9 महीने तक मेरे बेटे को अपनी कोख में रखा, उसे पैदा किया, पाल पोस कर 1 साल तक बड़ा किया, उसकी देखभाल की। उसके लिए ये तो बनता ही है ना। लेकिन दामिनी, तुम्हारे लिए हमेशा
पैसों से बढ़कर तुम्हारे इमोशंस रहे हैं, तो आज पैसे से तुम इसकी ममता को खरीद रही हो। तो इसने भी तो अपनी कोक पैसों के लिए ही बेची थी। इतने ज्यादा पैसे दे रही हूँ कि ये खुश हो जाएगी, और खुशी भी तो एक इमोशन है ना दीदी। तो फिर मैं ये सब इमोशंस के लिए तो कर रही हूँ। जहां तक इसकी सोच भी नहीं जाएगी ना, उससे ज्यादा भर दूंगी इसे। डालो। इसके वजन से कहीं ज्यादा पैसा और सोना होना चाहिए इसमें। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हें इतना सोना और पैसा मिलेगा, है ना आराधना? और डालो। आज हुआ क्या है बड़ी भाभी को? इससे पहले तो ना इन्होंने कभी ऐसा कहा है और ना किया है। आराधना, आज से ये सारा सोना तुम्हारा। अब इस सोने को लेकर इस घर से निकलो और वापस कभी लौट कर मत आना। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।